नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा सांसद ने कहा कि देश के हालात गंभीर, मोदी सरकार को दी एक सलाह और भाजपा सरकार को चुनौती। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि टूल किट केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विवाद में कूदे, कहा सत्य डरता नहीं है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सिद्धू के तेवर तीखे हो चले हैं और कृषि कानून के विरोध में घर पर फहराया काला झंडा और बोले लड़ाई ये जारी रहेगी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी सांसद ने कहा देश के हालात गंभीर, मोदी सरकार को दी एक सलाह और भाजपा सरकारों को चुनौती भी। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर ही अपनी पार्टी पर हमला करते हुए नजर आते हैं। पिछले कई दिनों से वो बिना नाम लिए अपनी ही पार्टियों के नेता पर हमलावर हैं। उन्होंने आज बीजेपी को सलाह देते हुए ट्वीट किया है कि राष्ट्र अब कई आयामों में एक गंभीर स्थिति में है, जिसमें से मैंने ये 3 की लिस्ट पहले ही बनाई है। कोरोना वायरस, अर्थव्यवस्था और चीन की आक्रामकता। अब किसान आंदोलन के टकराव की संभावना जताई जा रही है। एक समाधान है कि राज्यों को वैकल्पिक कर देना चाहिए, फिर बीजेपी शासित राज्य अपने रिजल्ट दिखाए। इस मुद्दे पर, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत में चल रही वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए पिछले दिनों भी ट्वीट के माध्यम से राज्यों को सलाह दी थी कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अग्रिम चेतावनी देनी चाहिए कि कोविड-19 वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति न मिलने से सभी गैर भाजपा शासित राज्य एकजुट हो सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने सलाह दी है कि सभी विपक्षी राज्य एकजुट होकर विदेश में वैक्सीन ऑर्डर करें और उसका बिल मोदी सरकार को भेज दें। वहीं उन्होंने किसान बिल पर हो रहे आंदोलन के बारे में भी केंद्र सरकार को रास्ता बताया था। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कहा था कि कानूनों को आवश्यक तौर पर देश भर में लागू नहीं किया जाए। इसकी जगह वे राज्य जहां की किसान कृषि सुधार संबंधी कानून चाहते हैं, वे केंद्र सरकार को इस बारे में लिखित में दे सकते हैं। इसके बाद उन राज्यों में कानूनों को लागू किया जाए। उन्होंने ये सुझाव भी दिया था कि अनाजों की खरीदारी सिर्फ वहां तक ही सीमित किया जाना चाहिए जहां पर कृषि व्यापार के अलावा दूसरा कोई और वाणिज्यिक और व्यावसायिक हित नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में चीन को लेकर भी चिंता जताई है। आपको बता दें, इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर कई बार केंद्र सरकार को घेरा है। कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि हम लोग भी तैयार हैं, लेकिन हमको लोगों की जान के रूप में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने पहले गलती की थी, हमें चीनी सैनिकों के वापस जाने तक कैलाश रेंज से हटना ही नहीं चाहिए था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उसी वक्त मेरी चेतावनी पर ध्यान दिया जाता तो आज यह दिन ना देख। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टूल किट केस, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विवाद में कूदे, कहा सत्य डरता नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कोरोना टूल किट को लेकर छिड़े विवाद में कूदे हैं। पहली बार राहुल गांधी ने इस मामले पर राय जाहिर करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि सत्य डरता नहीं है। टूल किट केस में सोमवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की ओर से ट्विटर के दफ्तरों पर छापेमारी के अगले ही दिन राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने टूल किट का इस्तेमाल करते हुए लिखा है सत्य डरता नहीं। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की टीम ने कथित कोविड टूल किट मामले की जांच के संबंध में ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुरुग्राम स्थित कार्यालयों पर सोमवार की शाम छापा मारा। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विशेष प्रकोष्ठ ने कथित कोविड-19 टूल किट संबंधी शिकायत को लेकर ट्विटर को नोटिस भेजा और भाजपा नेता संबित पात्रा के ट्वीट को छेड़छाड़ किया हुआ बताने को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से स्पष्टीकरण मांगा था। पिछले सप्ताह ट्विटर ने कथित टूल किट से संबंधित संबित पात्रा के ट्वीट को छेड़छाड़ किया हुआ बताया था। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने एक टूल किट बनाकर कोरोना वायरस के नए स्वरूप को भारतीय स्वरूप या मोदी स्वरूप बताया और देश तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने का प्रयास किया। हालांकि कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया था कि भाजपा उसे बदनाम करने के लिए फर्जी टूल किट का सहारा ले रही है। कांग्रेस ने भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ पुलिस में जालसाजी का मामला भी दर्ज कराया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधु के तीखे तेवर, कृषि कानून के विरोध में घर पर फहराया काला झंडा, बोले लड़ाई जारी रहेगी। जी हां दोस्तों, पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की राजनीति गरमाने लगी है। कृषि कानूनों के खिलाफ कई महीनों से जारी किसानों के आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने घर पर काला झंडा फहराया। नवजोत सिद्धू ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ छत पर झंडा लहरा रहे हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू ने वीडियो में कहा कि पिछले 20 से 25 साल से घट रही आमदनी, बढ़ रहे कर्ज के कारण किसान परेशान हैं और पंजाब के किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। पंजाब आज एक साथ तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा है। ये तीनों कानून किसान, मजदूर और व्यापारी के पेट पर लात मारने वाले हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अगर इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो पंजाब फिर खड़ा नहीं
नहीं हो पाएगा। सिद्धू ने कहा कि मेरे घर पर अब काला झंडा लग गया है, ये नए कानूनों के खिलाफ है। जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये काला झंडा उतरेगा नहीं। गौरतलब है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बीते कुछ दिनों से कांग्रेस में ही उनकी बागी तेवर फिर दिख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते कुछ दिनों में ऐसे बयान दिए हैं जो पंजाब सरकार के लिए गले की फांस बन गए हैं। यही कारण है कि हाल ही में पंजाब सरकार के कई मंत्रियों ने पार्टी स्तर पर नवजोत सिंह सिद्धू पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की थी। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बयान में कहा था कि पार्टी के नेता भी ये मानते हैं कि राज्य की नौकरशाही अभी भी बादल परिवार ही चला रहा है, जिस पर काफी बवाल हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्विटर के दफ्तरों पर छापेमारी पर सियासी घमासान। अखिलेश बोले, इस बार बहेलिए को चिड़िए ले उड़ी, कांग्रेस का भी हमला। जी हां दोस्तों, टूल किट विवाद के बाद सोमवार की शाम ट्विटर के दफ्तरों पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी से सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने करारा वार किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह छापेमारी भाजपा सरकार की गिरती हुई वैश्विक छवि को और नीचे गिराएगा। ये एक अलोकतांत्रिक व घोर निंदनीय कृत्य है। कांग्रेस ने भी छापेमारी को लेकर भाजपा पर हमला किया है। कांग्रेस ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को धमकाने की कार्रवाई बताया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और गुरुग्राम स्थित ट्विटर इंडिया के दफ्तर पहुंची। टीम के अधिकारियों ने टूलकिट मामले में ट्विटर के दफ्तरों पर छापेमारी की। ये छापेमारी दिल्ली के लाडो सराय और गुरुग्राम में स्थित दफ्तरों में हुई। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दिन में ट्विटर को नोटिस भी जारी किया था। अखिलेश ने छापेमारी के बाद भाजपा पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया। अखिलेश ने लिखा कि ट्विटर के दिल्ली व गुरुग्राम के ऑफिस पर छापा मरवाना भाजपा सरकार की गिरती हुई वैश्विक छवि को और नीचे गिराएगा। ये एक अलोकतांत्रिक व घोर निंदनीय कृत्य है। भाजपाई अपने ही बिछाए झूठ के जाल में फंस गए हैं। ये भूल गए हर कोई दाना नहीं चुकता, इस बार बहेलिए को चिड़िया ले उड़ी। वहीं कांग्रेस ने छापेमारी को ट्विटर को धमकाने की कोशिश करार देते हुए कहा कि सोशल मीडिया की आवाज दबाने का प्रयास सफल नहीं होगा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह दावा भी किया कि भाजपा नेताओं के फर्जीवाड़े के खुलासा होने के बाद सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी दिल्ली पुलिस के पीछे खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़े और फर्जी कागजों के जरिए देश को भ्रमित करने की बजाय की साजिश की परतें रोजाना खुलती जा रही हैं। सुरजेवाला के अनुसार कहा कि भाजपा नेताओं और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने फर्जी टूलकिट का ढोल पीटा। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया और स्वतंत्र मीडिया संस्थान की पड़ताल में इस टूलकिट को फर्जी करार दिया गया। ट्विटर ने भाजपा के इस दावे को मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया। इससे सरकार छटपटा गई। उन्होंने दावा किया कि अब सरकार ट्विटर के गुरुग्राम और दिल्ली स्थित दफ्तरों में छापा मरवाकर ट्विटर एवं सोशल मीडिया के दूसरे मंचों को डराने का प्रयास कर रही है। जब भाजपा के लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे तो सरकार उनके संरक्षण में क्यों खड़ी है? कांग्रेस महासचिव ने कहा कि जब मंत्रियों की पोल खुलती नजर आई तो पूरी सरकार और भाजपा दिल्ली पुलिस के पीछे खड़ी हो गई। भाजपा और सरकार जान ले, वह देश के लोगों की जुबान पर ताला लगाने की कोशिश में कभी कामयाब नहीं होगी। आपका फर्जीवाड़ा साबित हो चुका है और इसकी सजा भाजपा के नेताओं को जरूर। करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के संपर्क में है फाइजर और मॉडर्ना, राज्यों को वैक्सीन देने का सवाल नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच देश वैक्सीनेशन संकट से भी गुजर रहा है। इससे उबरने के लिए कई राज्यों ने विदेशी कंपनियों से वैक्सीन लेने के लिए टेंडर निकाला है, लेकिन अमेरिकी कंपनी फाइजर का कहना है कि वह सिर्फ केंद्र सरकार को वैक्सीन सप्लाई करेगी। उधर केंद्र सरकार का कहना है कि फाइजर के साथ मॉडर्ना भी हमारे संपर्क में है। कई राज्यों ने कहा कि उन्होंने वैक्सीन के लिए फाइजर से संपर्क किया था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहा कि वो वैक्सीन के लिए सिर्फ केंद्र सरकार ने डील करेगी। फाइजर के इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से टीके खरीदकर राज्यों को देने की अपील की है। फाइजर ने अपने बयान में कहा है कि भारत सरकार के साथ वैक्सीन पर चर्चा चल रही है और हम भारत में इस्तेमाल के लिए फाइजर बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन लाने के लिए आशान्वित हैं। कंपनी ने आगे कहा, फाइजर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए केवल केंद्र सरकारों और सुपर नेशनल संगठनों को ही कोविड की वैक्सीन की आपूर्ति करेगा। एक देश में खुराक और कार्यान्वयन योजना का आवंटन स्थानीय सरकारों के लिए प्रासंगिक हेल्थ अथॉरिटी के आधार पर एक ही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। ओवैसी ने उठाया लद्दाख का मसला, कहा हालात चिंताजनक, क्या छिपाना चाहता है पीएमओ। जी हां दोस्तों, लद्दाख के मुद्दे पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी का कहना है कि चीन अभी भी हमें डेप्सांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और डेमचौक में जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने एलएसी के हालात के बारे में ना तो संसद में कुछ बोला और ना ही मीडिया में कुछ बोल रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लद्दाख में हालात अभी भी चिंताजनक हैं। पीएम कार्यालय ने ना तो आधिकारिक रूप से प्रेस को जानकारी दी है और ना ही संसद में सवालों के जवाब दिए हैं। वह क्या छिपाना चाहता है? हमने पिछले जून में गलवान में 20 बहादुर जवानों को खो दिया था।
हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चीन अभी भी हमें डेप्सांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और डेमचोक डोज तक नहीं जाने दे रहा है। क्या पीएमओ अभी भी इस बात पर कायम है कि कोई भारत में घुसा नहीं है? उन इलाकों में फिर से कब्जा करने की क्या योजना है? क्या नई यथास्थिति को स्वीकार करने के लिए इतिहास का बहाना बनाते हुए पीएम बस बैठे रहेंगे? एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि जमीनी हकीकत को लेकर देश को भरोसे में क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या पीएमओ देश को बता सकता है कि लद्दाख में यथास्थिति कब तक बहाल होगी, या क्या हमें चीन द्वारा बनाई गई प्रतिबद्धता को स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या सरकार के पास चीन से निपटने की कोई रणनीति भी है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद गौतम गंभीर की दवाओं की थोक खरीद मामले में ड्रग कंट्रोलर को दिया जांच का आदेश। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में पीड़ितों के बीच दवा और ऑक्सीजन बांटने वाले भाजपा सांसद और आम आदमी पार्टी के विधायकों की जांच का आदेश दिया है। अदालत ने सोमवार को ड्रग कंट्रोलर को तीनों जनप्रतिनिधियों की जांच का निर्देश दिया। मालूम हो कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी व भाजपा सांसद गौतम गंभीर और आम आदमी पार्टी के विधायकों प्रीति तोमर और प्रवीण कुमार ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं की बड़े पैमाने पर खरीद की थी, जबकि दवाओं की काफी किल्लत चल रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने सोमवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि ड्रग कंट्रोलर को पता लगाना चाहिए कि दवाओं की कमी के बीच बड़े पैमाने पर दवाएं खरीदना कैसे संभव हुआ। साथ ही यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि दुकानदार ने इतनी दवा कैसे दी। न्यायमूर्ति ने टिप्पणी की कि हालांकि दवाओं की खरीद की मंशा अच्छी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच दवाओं की किल्लत थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आपका यह व्यवहार जिम्मेदाराना है? बताया जाता है कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने फेबीफ्लू दवा की 2000 पत्तियां खरीदी थीं, जबकि आम आदमी पार्टी के विधायकों प्रीति तोमर और प्रवीण कुमार पर ऑक्सीजन की खरीद और जमा करने का आरोप है। दिल्ली हाईकोर्ट की यह टिप्पणी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आई है। याचिका में नेताओं के खिलाफ कोरोना वायरस के इलाज में काम आने वाली दवाएं खरीदने और बांटने के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में किसान, हजारों किसान सिंघू बॉर्डर रवाना। जी हाँ दोस्तों, केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान एक बार फिर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। किसान कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। इसी के तहत रविवार को हरियाणा के करनाल से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के समीप सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हुए। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में भारी संख्या में किसान सैकड़ों वाहनों में सवार होकर करनाल के बस्तदा टोल प्लाजा से चले। किसान नेता चढ़ूनी ने कहा कि वे लोग दिल्ली सीमा पर पहुंचने के बाद 1 सप्ताह तक लंगर सेवा करेंगे। उन्होंने कहा किसान करनाल से रवाना हो गए हैं ताकि दिल्ली के विभिन्न जिलों में आंदोलन का अच्छी तरह प्रतिनिधित्व हो सके। बता दें कि कोरोना वायरस के मामलों में उछाल के कारण हरियाणा में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है। राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रफ्तार में वृद्धि के लिए हरियाणा की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र के 3 विवादित कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले। साथ ही किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए नया कानून भी चाहते हैं। इस मुद्दे पर सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है, हालांकि ये बैठकें बेनतीजा रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने कसा तंज, वैक्सीनेशन से ही काबू में आएगी महामारी, पर मोदी सरकार को इसकी परवाह नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना का कहर पूरे देश में जारी है। हालांकि महामारी की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर ट्वीट के जरिए धावा बोल रहे हैं। अपने ताजा ट्वीट में उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट किया कि वैक्सीनेशन ही महामारी को काबू में करने की चाबी है, लेकिन लगता है भारत सरकार को इसकी परवाह नहीं। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने एक ग्राफ भी शेयर किया है, जिसमें टीकाकरण के दैनिक नंबर्स में गिरावट दिखाई गई है। बता दें कि राहुल गांधी ने जो ग्राफ शेयर किया है वो 1 अप्रैल से 20 मई तक के बीच का है। पीएम ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। इससे पहले भी वो कई बार इस तरह के ट्वीट कर चुके हैं। उन्होंने इससे पहले कहा था कि मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी है। वैक्सीन की कमी तो है ही, इस नई महामारी की दवा की भी भारी कमी है। इससे जूझने के लिए पीएम ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असली रंग दिखाने लगे टीएमसी से लाए गए दल बदलू, धीरे धीरे सभी लौट जाएंगे। तथागत रॉय। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के एक धड़े पर हमले जारी रखते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता तथागत रॉय ने सोमवार को कहा कि पुराने लोगों को नजरअंदाज कर तृणमूल कांग्रेस के जिन दल बदलुओं को भाजपा में स्वागत किया गया था, वे अब अपने असली रंग दिखाने लगे हैं। रॉय ने चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने वाली तृणमूल कांग्रेस की नेता सोनाली गुहा, सरला मुर्मू और अमल आचार्य ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी में वापस लौटने की इच्छा जाहिर की है और
कहा है कि उन्हें भाजपा में शामिल होने पर खेद है। अपने विवादास्पद बयानों के लिए पहचाने जाने वाले तथागत रॉय ने कहा, मेरी बात सही साबित हुई है। 20 से 30 साल पुराने लोगों को नजरअंदाज कर जिन नए आने वाले को भाजपा में बाहें फैलाकर स्वागत किया है, वे अब एक के बाद एक वापस तृणमूल कांग्रेस में जाने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 77 सीटें जीती, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर कब्जा जमाया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी के अवांछनीय तत्व विधानसभा चुनाव से पहले भगवा दल में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि उनके विचार से चुनाव से पहले पाला बदलने वाले ऐसे नेताओं को अगले 6 महीने तक तृणमूल कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सांसद तथागत रॉय ने कहा, इस बारे में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी लेंगी। हालांकि मेरे विचार से ऐसे लोगों को 6 महीने के भीतर पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, करनाल से करीब 3000 गाड़ियां सिंघू बॉर्डर पहुंची। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों के आंदोलन को मजबूत करने और उनका समर्थन करने के लिए हरियाणा के करनाल से भारी संख्या में किसानों का समूह एक बार फिर सिंघू बॉर्डर पहुंच गया है। आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए हरियाणा के करनाल से करीब 3000 गाड़ियां बॉर्डर पर पहुंची है। इस मसले पर किसान नेता दर्शन पाल ने INS से बात करते हुए बताया कि किसान अब अपनी खेती से फ्री हुए हैं। इसके बाद अब आंदोलन को मजबूत करना है। पिछले कुछ वक्त से खेती की कटाई के कारण किसान अपने अपने गांव चले गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा, आप आज हलफनामा दाखिल कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को हो रही समस्याओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सोमवार को हुई सुनवाई में हलफनामा दाखिल करने में हुई देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि आपको सुनवाई से एक दिन पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आपने इसे अभी किया है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की धीमी प्रक्रिया को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार और प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उन्हें योजनाओं का फायदा नहीं मिल सकता। कोर्ट ने कहा कि अभी कामगारों को सरकार के पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार मजदूरों के पास जाए और उनका रजिस्ट्रेशन करें। सुप्रीम कोर्ट से नाराजगी जताते हुए कहा, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को असंगठित कामगारों का एक डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद लेबर रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू हुई थी। हम जानना चाहते हैं कि इस स्कीम का स्टेटस क्या है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को प्रवासी मजदूरों और असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे कामगारों के रजिस्ट्रेशन में तेजी लानी चाहिए। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस MR शाह की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि वो सरकार को कामगारों के रजिस्ट्रेशन में तेजी लाने के लिए कह सकती है, लेकिन कोर्ट सरकार को मजदूरों के खाते में रकम ट्रांसफर करने का आदेश नहीं देगी, क्योंकि ये एक नीतिगत निर्णय है। जस्टिस शाह ने कहा कि जो मजदूर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते उनके पास सरकार को खुद पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनाएं तो मौजूद हैं, लेकिन निगरानी कौन करेगा? क्या नोडल अधिकारी रिपोर्ट कर रहे हैं और किसको रिपोर्टिंग करते हैं? वहीं जस्टिस भूषण ने कहा कि हमारी चिंता तो ये है कि योजनाएं तो हैं, लेकिन उनका लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि मजदूर ठीक ढंग से रजिस्टर्ड नहीं है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के विचार से सहमत हैं। प्रवासी मजदूरों की पहचान और रजिस्ट्रेशन जरूरी है ताकि दूसरी योजनाओं की तरह इनके खातों में भी सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी MP गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ी। हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को कहा, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय हो और कार्रवाई करें। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और नेता हैं। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए फेब्ल्यू जैसी दवाइयां लेकर बांटी होंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनका यह तरीका सही था जब उन दवाइयों की इतनी किल्लत चल रही हो। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि क्या गौतम गंभीर कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाएं बड़ी मात्रा में खरीदने और उन्हें लोगों के बीच बांटने में सक्षम है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया कि वह इस मामले में शामिल हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करे और कार्रवाई करे। हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे विचार में 3 मामलों की जांच की जानी चाहिए। MP बीजेपी गौतम गंभीर, आप विधायक प्रीति तोमर और आप विधायक प्रवीण कुमार पर जो आरोप लगे हैं। जहां तक गंभीर की बात है तो एक डॉक्टर गर्ग के लिखे पर्चे पर 2628 स्ट्रिप खरीदी और बांटने का मामला है। इस मामले की 17 मई को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर से पूछा था कि कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत में देश भर में कोविड दवाइयों की किल्लत थी, आम आदमी को ये दवाइयां नहीं मिल पा रही थी, ऐसे में आपको इतनी ज्यादा मात्रा में कोविड की दवाइयां कहां से मिल गई। कोर्ट ने कहा कि नेताओं को इस तरीके से जमाखोरी नहीं करनी चाहिए। अगर वो जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं तब उन्हें DGHS को दवाइयां
देनी चाहिए और DGHS जरूरतमंदों को बांट देगा। दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा कि हम जरूरी दवाइयां सीज करते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हम सीज करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये नॉर्मल और लीगल प्रोसीजर है। सीज करने का काम पुलिस करेगी। हम केवल इतना कहते हैं कि अपने नेताओं और राजनीतिक दलों के नेताओं से कहिए कि वो अपने आप को ठीक। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट को लेकर मायावती ने यूपी और केंद्र सरकार को घेरा, कही ये बात। जी हां दोस्तों, पूरा देश इस समय कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती लगातार केंद्र व राज्य सरकार पर हमलावर हैं। कोरोना को लेकर मायावती ने केंद्र को घेरा। बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा, कोरोना प्रकोप के सुविधाहीन ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी फैल जाने से भारत सुर्खियों में आ गया है। फिर भी सरकारें इसकी उचित तैयारी व उससे जनता को राहत दिलाने के संबंध में ताबड़तोड़ घोषणाएं ऐसे कर रही है जैसे चुनाव के समय में हवाई वादों का प्रचलन है। अति दुखद। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, जबकि सख्त जरूरत है कि यूपी व अन्य राज्यों में पहले से ही डॉक्टर व अन्य सरकारी कर्मचारियों आदि के अभाव में खासकर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि बेकार व खस्ताहाल पड़े हैं उन्हें तत्काल सक्रिय किया जाए ताकि ग्रामीण भारत के अधिसंख्यक गरीब व बेसहारा लोगों को इसका लाभ फौरन मिल सके। इससे पहले मायावती ने रविवार को कोरोना से संबंधित बताए जा रहे फंगस और अन्य रोगों को जानलेवा बताते हुए देश में अभी तक की स्वास्थ्य तैयारियों को आधा अधूरा करार दिया है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार को ठोस उपायों पर काम करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, केवल कोरोना वायरस का प्रकोप ही नहीं बल्कि इससे जुड़े फंगस आदि के दूसरे रोग भी अति गंभीर व जानलेवा हैं। इसके लिए भी केंद्र और राज्य सरकारों को पूरी गंभीरता के साथ ठोस उपायों पर काम करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि कोरोना के मामले में देश में तैयारी अभी तक काफी कम व आधी अधूरी लगती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।